हेलो एवरीवन, आज लेक्चर 1 है। दिस इज़ ऑन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो गलती कर लेते हैं हर वक्त वो होता है कि हम लोग चैप्टर वाइज अप्रोच करते हैं। पर दिस फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई एम सेइंग कि चैप्टर वाइज अप्रोच मत करो, इसको टॉपिक वाइज अप्रोच करो। अभी टॉपिक वाइज अप्रोच करने का मतलब क्या होता है कि कोई सा भी एक चैप्टर उठा लो और उसमें से कोई एक टॉपिक, हाँ ऐसा नहीं कि तुम चैप्टर 1 उसके बाद चैप्टर 5 चैप्टर 6 ऐसा मत करो। डोंट गो इन द रैंडम वे, बट क्या करो कि कोई एक चैप्टर को पूरा पढ़ने के बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व मत करो। ऐसा करते जाओ कि थोड़ा थोड़ा चैप्टर भी पढ़ो और थोड़ा थोड़ा उसके टॉपिक वाइज जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होता है उसको भी सॉल्व करो। उससे क्या होगा ना कि चैप्टर भी रुका नहीं रहेगा और चैप्टर भी आगे बढ़ जाएगा और साथ ही साथ पैरेलली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। इसलिए मैंने क्या सोचा, आज पहला चैप्टर क्लास 12 का फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसको लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जितने भी टॉपिक्स है वो सारे टॉपिक्स को मैं पे तोड़ के लिखूंगा और सारे इनकमिंग लेक्चर्स में वो सारे टॉपिक के ऊपर मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कराते जाऊंगा। मेरा टारगेट यही रहेगा कि हर दिन मैं ये वीडियो बहुत छोटा बनाने वाला हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा वीडियो होगा तो देखने में थोड़ा सा बोरिंग लगेगा। मैं क्या करूँगा, बहुत छोटा छोटा वीडियो रखूँगा और उन छोटे वीडियोज़ में हर दिन हम लोग कोई ना कोई एक टॉपिक उठा लेंगे। जैसे कि आज का मेरा टॉपिक है, सो टुडेज टॉपिक इज़ कूलॉम्स लॉ। ओके, तो हम लोग कूलॉम्स लॉ के रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे सभी आज सॉल्व करने वाले। हाँ, हालांकि सभी नहीं, पर जितने भी टाइप्स होते हैं वो सारे टाइप्स को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले से बता देता हूँ कि कूलॉम्स लॉ जो एक लॉ है फिजिक्स का, बहुत ही ईजी लॉ है, तो उसको सॉल्व करने में उतना प्रॉब्लम वैसे ही होता नहीं है किसी को। पर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम फेस करता है, वेट अ मिनट, तो अगर कोई प्रॉब्लम फेस करता है तो मेरा ये मानना है कि ये वीडियो देखने के बाद इसका प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो पहले तो जान लेते हैं जो कूलॉम्स लॉ है इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो एक्चुअली क्या है, इसमें दोनों चार्जेस होता है, ठीक है, एक ये चार्जेस, दूसरा ये वाला चार्ज। तो मान लेते एक चार्ज है Q1 और दूसरा वाला चार्ज जो है वो Q2। Q1 और Q2 क्या है, हम लोग एक्चुअली चार्ज को डिनोट करने के लिए ना Q यूज़ करते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ Q वी रिप्रेजेंट चार्ज। और हम लोग को ये पता होना चाहिए कि चार्ज का यूनिट क्या होता है। सो चार्ज का दो तरीके का यूनिट होता है, एक होता है CGS, दूसरा होता है SI। अगर SI है तो SI यूनिट में, SI सिस्टम में चार्ज का यूनिट है कूलम्ब, और अगर CGS सिस्टम है तो CGS सिस्टम में चार्ज का यूनिट है ESU, और यू कैन कॉल इट स्टैट कूलम्ब। ओके, कोई सा भी एक उठा सकते हैं हम लोग। अगर SI के सिस्टम में प्रॉब्लम सॉल्व करें तो वो कूलम होगा चार्ज का यूनिट, और अगर CGS यूनिट में कर रहे हैं तो ESU या फिर स्टैट कूलम होगा, राइट। अच्छा, अभी मान लेते हैं ये जो चार्जेस है इसके बीच में जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस इज R। ओके, द डिस्टेंस इज R। अभी क्या है, डिस्टेंस को हम लोग D भी लिख सकते हैं, R भी लिख सकते हैं, X भी लिख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें क्या है, ये जो चार्ज है ना ये पॉजिटिव है और ये चार्ज भी पॉजिटिव है। अभी सवाल ये आता है कि कैसे पता चला कि ये पॉजिटिव है। देखो, अगर नेगेटिव होता तो इधर पे मेंशन होता, राइट, नेगेटिव, तो इधर पे कुछ मेंशन नहीं है। अगर कुछ मेंशन नहीं रहता है तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग क्या मान लेते, बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग मान लेते कि वो पॉजिटिव चार्ज है। अभी इतना कॉमन सेंस सभी के पास है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक फंडामेंटल लॉ है, दैट इज़ प्लस प्लस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, नेगेटिव को रिपेल करता है, और सिर्फ प्लस और माइनस के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन। तो प्लस और माइनस के बीच में क्या होता है, रिपल्शन, राइट, रिपल्शन। ओनली प्लस एंड माइनस अट्रैक्ट्स ईच अदर। तो जाहिर सी बात है, जैसा फिगर मैंने बनाया है Q1 एंड Q2 बोथ आर पॉजिटिव चार्जेस, तो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो ऐसा होगा कि ये जो चार्ज है Q1, दिस चार्ज विल रिपेल दिस Q2 चार्ज टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन, इस तरफ में। ओके, मान लेते हैं दिस इज F एंड दिस Q2 चार्ज विल ऑल्सो रिपेल दिस Q1 चार्ज इन दिस डायरेक्शन। तो सवाल ये आता है कि अगर दोनों फोर्स अलग अलग काम कर रहे हैं तो हम लोग F1 और F2 क्यों नहीं दे रहे, दोनों का FF नाम क्यों दे रहे, नाम सेम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा ना वो सेम होगा। हालांकि डायरेक्शन अलग है, डायरेक्शन सर अपोजिट टू इच अदर, पर मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम ही होगा, एक ही मैग्नीट्यूड होता है, राइट। तो अभी ये फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड किसके ऊपर डिपेंड करता है, द मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन, बाय द वे एक बात मैं बोल देता हूँ, अगर किसी को ये कूलम्स लॉ का थ्योरी पता है ऑलरेडी तो दे कैन स्किप दिस पार्ट एंड डायरेक्टली गो टू द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के जो टाइम स्पेन होगा ना, मैं उनको मतलब उसको लिख कर रख दूंगा, तो तुम लोग डायरेक्टली उसको स्किप कर सकते हो। प्रॉब्लम नंबर 1 से लेकर आज 5 प्रॉब्लम सॉल्व करना है। हर दिन एटलीस्ट हम लोग 5 प्रॉब्लम्स टारगेट करेंगे। तो अगर रेगुलर बेसिस अगर हम लोग 5 प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे तो एक हफ्ते में वो 35 प्रॉब्लम्स बन जाएंगे, राइट। और एक महीने में कितने सोचो, अगर हम लोग कंटिन्यू कर पाए तो मेरा प्रॉमिस यही है कि मैं कंटिन्यू ज़रूर करूँगा, राइट। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 एंड इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। तो अगर इन दोनों का हम लोग अगर कॉम्बाइन करें तो F प्रोपोर्शनल टू क्या बनेगा,
इट इज़ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और हम लोग को पता है कि अगर प्रोपोर्शनल टूटता है तो उस पर क्या आता है, कांस्टेंट आता है, इट्स कांस्टेंट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अभी ये के का कितना वैल्यूज़ है, के का दोनों वैल्यू है। कैसे, देखो अगर तुम सीजीएस सिस्टम में काम कर रहे हो, तो के का सिर्फ एक ही वैल्यू है, दैट इज़ 1। पर अगर के का हम लोग एसआई वाला वैल्यू ले ले तो एसआई में के का वैल्यू होता है अजीब तरीके का वैल्यू होता है, राइट। द वैल्यू इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आगे जाके इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। यानी अभी तक तो हम लोग को ये पता चला कि के का दो वैल्यू है, एक के इक्वल्स टू 1, दूसरा के इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो अभी मैं इसको थोड़ा सा वेट, आई होप तुम लोगों ने ये नोट कर लिया, इसको ज़रूर नोट कर लेना, राइट। इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ अभी। तो फोर्स के कितने वैल्यूज़ आए फिर, अगर हम लोग सीजीएस सिस्टम की बात करें तो एफ इक्वल्स टू क्या है, के इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। पर हम लोग को तो पता चलेगा कि सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, सीजीएस सिस्टम में के का वैल्यू होता है 1, तो फोर्स का वैल्यू क्या आएगा उसमें, एफ इक्वल्स टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यानी के का वैल्यू चाहिए ही नहीं हम लोग को, राइट। और एसआई सिस्टम में क्या होगा, एसआई सिस्टम में एफ इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यानी जो के का वैल्यू है ना एसआई सिस्टम में के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी हम लोग को ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अभी इसका एक वैल्यू है, राइट। इसका वैल्यू क्या है, द वैल्यू इज 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इन्वर्स मीटर टू इन्वर्स। ये सारी चीज़ें याद रखना है। तो हम लोगों ने क्या किया है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का ज़रूर एक वैल्यू होगा, क्योंकि हम लोग को एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता चल चुका है। तो या सो वी कैन डू व्हाट, वी कैन डायरेक्टली पुट द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट हियर एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो अगर हम लोग कैलकुलेटर के जरिए ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कैलकुलेट करके दिखते हैं तो वैल्यू ऐसा आता है 9 × 10⁻⁹। तो हम लोगों ने क्या किया है, एक काम करते इसको मेमोराइज कर लेते। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 9 × 10⁻⁹। इससे क्या होगा ना, हम लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होगा। सो ये जो वैल्यू है एफ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, हम लोगों को पता चल चुका है कि ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है इसका वैल्यू क्या है, 9 × 10⁻⁹। अच्छा, अभी एक बात ऑब्वियसली इसमें जानना ज़रूरी है कि अगर हम लोग फ्री स्पेस या फिर एआर में काम करें, वैसे एआर और फ्री स्पेस सेम नहीं होता है, फिर भी अगर मान ले कि फ्री स्पेस और वैक्यूम और एआर में काम कर रहे तो ये वाला फॉर्मूला होगा, राइट। पर अगर हम लोगों को अगर ये वाला बोल दिया जाता है कि कोई एक मीडियम में काम हो रहा है, कोई सा भी एक मीडियम, पर वो एयर नहीं है, या फिर वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस नहीं है, मान लेते वो एयर है, वाटर या फिर ग्लास, कुछ और सा मीडियम है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है, वो हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लगभग सेम ही है, राइट। द ओनली डिफरेंस इज इसमें एप्सिलॉन नॉट, इसमें हम लोग एप्सिलॉन नॉट यूज़ कर रहे थे और इसमें कोई एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, इसमें सिर्फ एप्सिलॉन लिखेंगे हम लोग, क्योंकि दिस इज द परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, दिस इज द ओनली डिफरेंस इन द फॉर्मूला। तो हम लोग को लगभग पता चल चुका है। तो आज का अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स तुम लोग को सॉल्व करना है तो बस यही दोनों फॉर्मूला तुमको याद रखना है कि अगर सीजीएस सिस्टम में करे तो इट इज़ एफ इक्वल्स टू नॉर्मली Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और अगर एसआई सिस्टम में करे तो इट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सो दैट्स इट, और कुछ नहीं है। और हाँ, इतना भी है कि अगर हम लोग फ्री स्पेस को छोड़ कर कोई और मीडियम में काम करें तो ये एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, वो एप्सिलॉन बन जाता है, राइट। वो एप्सिलॉन बन जाता है, सो या और हम लोग को ये पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो होता है 9 × 10⁻⁹, राइट। तो अगर इतना नॉलेज हम लोग को है ऑलरेडी, अगर हम लोग इतना नोट कर लिए तो एक काम करते, पहला वाला प्रॉब्लम को उठा के देखते कि हम लोग से वो सॉल्व होता है या नहीं। बस यही दोनों फॉर्मूला है आज के लिए, राइट। तो देखिए मैंने ऑलरेडी इसको ऐसे, या सो इज द फर्स्ट प्रॉब्लम, ओके वेट, पढ़ते इसको क्या लिखा है। सो इट इज़ 196 डाइन फोर्स। सो एक चीज़ इसमें हम लोग को ध्यान रखना है कि डाइन मतलब ये ऑलरेडी सीजीएस सिस्टम में चल रहा है, राइट। तो सीजीएस का फॉर्मूला हम लोग लिख लेते, क्या होता है वो, एफ इक्वल्स टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो प्रॉब्लम था वो पहले इधर से ओमिट हो गया, चलो ठीक है।
तो कितना फोर्स काम कर रहा है, जो गिवन जो पैरामीटर्स होता है ना, जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करो तो पहले गिवन पैरामीटर्स को लिख लो। 196 डाइन फोर्स इज एक्टिंग, तो फोर्स की जगह लिख लो 196 डाइन। फिर क्या बोल रहा है कि एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाई डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। ओके, सो द डिस्टेंस विच इज डिनोटेड बाई आर इज गिवन 6 सेंटीमीटर। चलो ठीक है। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज इज 4 टाइम्स दैट ऑफ द अदर। अच्छा, तो Q1 और Q2 का वैल्यू नहीं दिया गया है, ये बोला गया है कि एक चार्ज का 4 टाइम्स है दूसरा चार्ज। तो मान लेते जो ये Q1 वाला चार्ज है ना, उसका वैल्यू है x ESU, राइट, क्योंकि ये CGS में चल रहा है। तो Q2 क्या होगा, 4 टाइम्स ना, यानी 4x ESU हो जाएगा वो 4x। चलो ठीक है। तो क्या बोला है, कैलकुलेट द चार्जेस ऑन ईच। कुछ भी नहीं, इसमें बस Q1 और Q2 का वैल्यू निकालना है। तो बहुत आसान है, कैसे, हम लोग बस x का वैल्यू निकालेंगे और फिर Q1 और Q2 को कैलकुलेट कर देंगे। तो क्या होगा, इसमें फोर्स का वैल्यू है 196, Q1 इज मान लेते x एंड Q2 इज 4x डिवाइडेड बाई डिस्टेंस इज व्हाट, 6 का स्क्वायर, यानी 196 इक्वल्स टू 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 36, राइट। अच्छा, तो काम करते हैं, इसको ना हम लोग इधर पे काट देते हैं, तो ये विल बी x स्क्वायर बाई 9। तो 9 को अगर इधर पे मल्टीप्लाई को, वेट, ओह दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो 9 को अगर इधर पे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, फिर x स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 9 इंटू 196, राइट। तो फिर x इक्वल्स टू क्या होगा, रूट ओवर 9 इंटू 196। तो रूट ओवर 9 इंटू 196 क्या होगा, देखो 9 का रूट क्या होता है 3 और 196 का रूट होता है 14, तो इट विल बी 42। सो द वैल्यू ऑफ x इज 42, यानी द फर्स्ट चार्ज इज 42 ESU and the second charge will be the 4 times, right? So it will be 42, no, yeah, 168 ESU, right? So one is 42 ESU and the other is 168 ESU. That is what I think. Okay, so that's it. This is the answer of the first question. We have completed this, right? So let's move to the second question. और obviously अच्छी तरह से इसको नोट करना, अदरवाइज कोई लाभ नहीं है वीडियो देखने का, राइट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग से बन गया, बहुत ही आसान है सब कुछ। सो मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चंस में जो भी है ना, मैं PDF में प्रोवाइड कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। 2 चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, ओके, तो दोनों ही चार्ज जो है वो इक्वल मैग्नीट्यूड का है, यानी Q1 और Q2 दोनों ही 2 इंटू 10⁻⁸ कूलम का है। अच्छा, अभी कूलम हो गया तो ये SI बन जाता है, प्रॉब्लम है, राइट। सेपरेटेड बाई अ सिल्क थ्रेड ऑफ लेंथ 1 मीटर। ओके, चलो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, डिस्टेंस कितना है, इट्स 1 मीटर। ओके, कर लेंगे। प्लेस्ड ऑन एन इंसुलेटेड स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, कैलकुलेट द टेंशन ऑन द स्ट्रिंग। ओके, इट्स वेरी इजी। कैसे, समझो इसको, स्ट्रिंग कहाँ से आ गया इसमें, ये दोनों चार्जेस है, राइट। एक है Q1, दूसरा है Q2। एक्चुअली देयर वैल्यूज आर सेम, तो हम लोग ना इसको QQ भी लिख सकते हैं, पर चलो Q1 Q2 लिखते हैं, कोई बात नहीं, Q1 एंड Q2। अभी ये दोनों एक सिल्क के वायर से बंधा हुआ है, राइट, सिल्क थ्रेड। तो ऑब्वियसली ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, ये भी इधर पे रिपेल्ड होगा, ये भी इधर पे रिपेल्ड होगा। तो टेंशन कहाँ पे काम करेगा, स्ट्रिंग में काम करेगा ना, क्योंकि वो स्ट्रिंग क्या कर रहा है, दोनों को ऐसे बंधा हुआ है। तो अगर रिपल्शन काम कर रहा है तो वो स्ट्रिंग के ऊपर एक टेंशन आएगा, राइट। तो हम लोग को ना बस उस टेंशन का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकलेगा, कुछ भी नहीं, जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, वही होगा वायर का टेंशन का वैल्यू। तो चलो टेंशन का वैल्यू निकालते हैं, यानी द टेंशन विल बी इक्वल्स टू द फोर्स। तो पहले फोर्स को निकालते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, फोर्स इज 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r²। ये SI में ही करना है हम लोग को, क्योंकि सारे इन्फॉर्मेशन जो भी है वो SI में दिया हुआ है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/4πε0, हम लोग को पता है 9 × 10⁹, राइट, 9 × 10⁹। और चार्जेस का वैल्यू क्या है, 2 × 10⁻⁸ इंटू 2 × 10⁻⁸, बिकॉज दोनों का ही वैल्यू सेम है। तो एक काम करो ना, इसको स्क्वायर कर लेते, फिर स्क्वायर कर लेते। और नीचे क्या है, इट्स 1 स्क्वायर, बिकॉज द डिस्टेंस इज 1 मीटर। तो करने का क्या है इसमें, फोर्स इक्वल्स टू इज 9 × 10⁹। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁻16, राइट। तो इट विल बी F इक्वल्स टू 9 × 4 मीन्स 36 एंड 36 इक्वल्स टू इंटू 10⁻⁻7, आई गेस, राइट।
या -7. So the tension on the string is 36 into 10 to the power -7 Newton. The tension is equal to the force. राइट सो देखो दोनों प्रॉब्लम ऑलरेडी हम लोगों से सॉल्व हो गया. राइट नाउ कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, सॉरी थर्ड क्वेश्चन. सो द थर्ड क्वेश्चन इज ओके द चार्जेस फॉर क्यू स्मॉल क्यू एंड कैपिटल क्यू आर प्लेस्ड. चलो देखते, इसको हटाते इधर से. नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्जेस फॉर कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एंड कैपिटल क्यू आर प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस. अच्छा मान लेते ये है एक्स एक्सिस. ऑलवेज ना जो भी प्रॉब्लम दिया हो जाएगा उसको तुम ग्राफिकली या फिर पिक्चोरियली इसको रिप्रेजेंट करो तो आसान हो जाएगा. तो ये x इक्वल्स टू 0 और मान लेते हैं ये वाला जो पॉइंट है ना दैट इज x इक्वल्स टू l और बीच का जो पॉइंट है दैट इज x इक्वल्स टू l/2. क्यों देखो ये दोनों तीनों पॉइंट इधर पे दिया हुआ है, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू l/2 एंड x इक्वल्स टू l. तो ये 4q जो है ना इधर पे रखा हुआ है. ओके कैपिटल Q जो है वो इधर पे L पे रखा हुआ है और Q जो है इधर पे रखा है स्मॉल q. तो अभी यही बोला है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Q सो दैट द फोर्स ऑन चार्ज Q इज 0. ओके अच्छा एक बात करते हैं कि फोर्स 0 कब होता है. राइट द नेट फोर्स व्हेन इट बिकम्स 0. मान लेते हैं इधर पे एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक को इधर से एक फोर्स से हम लोग इधर पे एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं दैट इज़ 2 न्यूटन. तो ऑलरेडी द फोर्स अप्लाइड ऑन दिस बॉडी इज़ 2 न्यूटन. अगर अभी कोई इधर से जाके 2 न्यूटन डालता है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन तभी वो नेट फोर्स 0 हो सकता है. यानी अगर इसके ऊपर इफ़ वी वांट टू कैलकुलेट द फोर्स ऑन दिस क्यू चार्ज टू बी 0 तो ये तभी हो सकता है जब किन दोनों का इफेक्ट पड़ रहा है इसके ऊपर, इसका इफेक्ट पड़ रहा है और इसका इफेक्ट पड़ रहा है. तो ये दोनों का इफेक्ट जो है ना वो इक्वल एंड ऑपोजिट होना चाहिए. अगर इक्वल एंड ऑपोजिट होना है, देखो इसका वैल्यू तो हम लोग को ऑलरेडी पता है 4q. कुछ प्लस माइनस नहीं मेंशन किया है तो ऑलरेडी इट इज़ प्लस. राइट इसको प्लस ही मान लेंगे हम लोग. पर क्यू का स्मॉल क्यू का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है तो ये प्लस क्यू भी हो सकता है माइनस क्यू भी हो सकता है. अभी ये समझो कि ये प्लस क्यू क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सी दिस इज प्लस सो ऑब्वियसली दिस 4q विल रिपेल दिस क्यू. राइट तो इधर ही भेजेगा उसको. बट अगर ये स्मॉल क्यू भी पॉजिटिव होता है तो ये भी इसको रिपेल करेगा. तो फोर्स 0 कैसे होगा, वो तो ऐड हो जाएगा ना. दे विल बी एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन. दे शुड बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू ईच अदर. तो ये तभी हो सकता है व्हेन दिस चार्ज इज नेगेटिव. तो क्यू का जो भी वैल्यू आएगा वो नेगेटिव ही आएगा. ठीक है तो नेगेटिव को मान के चलते हैं हम लोग इसको. नेगेटिव मतलब वो इसको अट्रैक्ट करता है. हालांकि ये बता देता हूँ कि फॉर्मूला में प्लस और माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, फॉर्मूला विल बी सेम. तो एक काम करते हैं इसको ना हम लोग CGS मान के करते हैं. ठीक है CGS से क्या होगा, वो कॉन्स्टेंट का जो झमेला होता है वो नहीं रहेगा. ठीक है तो व्हाट इज़ द फोर्स ऑन दिस क्यू चार्ज ड्यू टू 4q, उसको हम लोग F1 मान लेते हैं. ठीक है सो द फोर्स ऑन दिस क्यू चार्ज ड्यू टू दिस 4q इज F1. ठीक है F1 का वैल्यू निकालेंगे एंड ड्यू टू दिस क्यू चार्ज इज F2. अच्छा इधर पे क्यों दिया है मैंने F2 को, बिकॉज मैंने एज्यूम कर लिया कि दिस इज नेगेटिव चार्ज. अगर नेगेटिव चार्ज नहीं होता है तो फोर्स ऑपोजिट एंड नीचे तक कैसे होगा. राइट अच्छा तो पहले तो F1 का वैल्यू निकालते हैं. व्हाट इज F1? F1 विल बी इक्वल्स टू वेट सो F1 विल बी इक्वल्स टू इसमें कांस्टेंट देने का ज़रूरत नहीं क्योंकि हम लोगों ने एज्यूम कर लिया ये CGS सिस्टम में हो रहा है. तो दोनों चार्जेस क्या क्या है, एक 4q है दूसरा कैपिटल Q है. सो इट इज़ 4q into capital Q and the distance is what? Distance between this point and this point is L, right? So it will be L square. So the force is 4q square by L square, right? Now the magnitude of F2 should be equal to this. F2 का डायरेक्शन अलग हो सकता है पर मैग्नीट्यूड जो है सेम होना चाहिए. सो मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसको ही F2 लिख रहा हूँ अभी. दिस इज F2, राइट? अच्छा इधर पे नहीं लिखता हूँ, वेट. तो F2 को अलग से निकालते पहले. So what will be the value of F2? Sir, this is acting due to this charge, small q charge on this capital Q charge. So the charges are capital Q into small q divided by, what is the distance? From here to here, the distance is L by 2. So I'll put L by 2 whole square, right? So it will become what? Capital Q, small q divided by L square by 4. तो 4 को ऊपर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा ये? 4 capital Q, small q divided by L square. Now if we compare F1 and F2, because they should be same, right? So F1 is 4q square by L square and F2 is 4 capital Q small q by L square.
तो इसमें से क्या होगा ना कि जो नीचे का एल स्क्वायर और एल स्क्वायर है वो कट जाएगा, 4 जो है वो कट जाएगा, एक क्यू दूसरा क्यू कट जाएगा। तो अभी इसमें क्या होगा फिर, स्मॉल क्यू इक्वल्स टू क्या आ रहा है, फिर स्मॉल क्यू इक्वल्स टू आ रहा है कैपिटल क्यू, यानी द वैल्यू ऑफ स्मॉल क्यू शुड बी इक्वल टू कैपिटल क्यू, तभी इसमें जो फोर्स है वो ज़ीरो होगा, राइट। देखो ऑलरेडी ये बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं अगर हम लोग को कॉन्सेप्ट ठीक ठाक याद है तो। देखो ऑलरेडी 3 क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। ओके, नाउ मूविंग टू द 4th क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द 4th क्वेश्चन। इसको मिटा देता हूँ मैं, नोट ज़रूर कर लेना पॉज करके। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज 2 पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d रिपेल each other with a force of 9 न्यूटन। ओके, 9 न्यूटन मतलब ये SI में चल रहा है, SI में चल रहा है ये। ओके, ये दोनों चार्जेस है, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 एंड दिस डिस्टेंस इज d, राइट। इसमें क्या है, तो फोर्स क्या काम करेगा इसके अंदर, फोर्स विल बी इक्वल्स टू, हम लोग को लिखना चाहिए वैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये SI में है। मैं ना क्या कर रहा हूँ इसमें सिर्फ k लिख रहा हूँ, k यानी दैट कांस्टेंट, उस वैल्यू इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन SI सिस्टम, बस k लिख रहा हूँ, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें देखो Q1 Q2 बाई, इसमें डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज d स्क्वायर r, इसमें डिस्टेंस क्या है d, सो आई एम पुटिंग d स्क्वायर। ओके, तो इसी का वैल्यू जो है ना, इसी का वैल्यू 9 दिया हुआ है, इसी का वैल्यू 9 दिया हुआ है। चलो इसको पहले तो लिख लेते हैं, 9 न्यूटन। अभी क्या बोला है कि द सेम सिस्टम, उसको बस क्या किया है, डिस्टेंस को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया गया है। क्या इंक्रीज़ किया गया है, ये जो डिस्टेंस d था उसको कर दिया गया है 3d। सो नाउ द डिस्टेंस इज 3 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस डिस्टेंस, सो इट इज़ 3d नाउ, Q1 एंड Q2 बाकी सेम टू सेम है। तो अभी फोर्स क्या होगा, नया फोर्स को हम लोग F डैश लिखते हैं, ठीक है, कांस्टेंट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर, सो 3d का स्क्वायर क्या बनेगा, वो इट विल बिकम k Q1 Q2 नीचे हो जाएगा 9d स्क्वायर, राइट। अभी इस 9 को छोड़ के देखो सी भाई, इस 9 के जो भी है k इंटू Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर, 9 को छोड़ के देखो उसका वैल्यू क्या है, 9 ही तो है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, अभी इसमें ये k Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर की जगह हम लोग 9 बिठा देंगे, और नीचे बाई 9 एक पहले से है, तो 9 कट जाएगा, तो क्या आएगा वो 1 न्यूटन। यानी अगर हम लोग डिस्टेंस को 3D मतलब 3 टाइम्स कर देते हैं तो जो फोर्स पहले 9 न्यूटन था वो 1 न्यूटन हो गया। ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। ओके, एंड लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये, मिटाता हूँ इसको। सो द रेशियो ऑफ 2 चार्जेस इज 2:3। तो मान लेते हैं एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, तो है 2:3। ओके, तो पहले तो ये प्रॉब्लम है कि Q1 और Q2 का वैल्यू नहीं दिया गया है, तो हम लोग मान लेते हैं जो कॉमन फैक्टर है, लेट द कॉमन फैक्टर बी x, यानी Q1 विल बी व्हाट 2x और Q2 क्या हो जाएगा 3x, राइट। अभी उसके अंदर फोर्स क्या बोला है, फोर्स इज 96 डाइन। ओके, द फोर्स इज 96, दिखाई दे रहा नहीं है, द फोर्स इज 96 डाइन। ओके, इट इज 96 डाइन। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें कि फोर्स का वैल्यू निकालेंगे, राइट। फोर्स इज व्हाट, CGS में दिया गया है, तो फोर्स इज Q1 Q2 बाई डिस्टेंस स्क्वायर। नाउ द डिस्टेंस इज व्हाट 5 सेंटीमीटर, डिस्टेंस इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 5 centimeter. So the force is 96. The charges are 2x into 3x divided by 5 square. So it will be 96 into 25. Why 25? Because it's 5 square, no? So इधर पे मल्टीप्लाई करते हैं तो इंटू 25 हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या है ये, दिस इज 2 into 3 मीन्स 6x स्क्वायर, तो 6 कटेगा तो ये 16 बन जाएगा, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू इज 16 into 25, राइट। तो x इक्वल्स टू क्या होगा, रूट करेंगे ना हम लोग इसका, तो रूट करेंगे तो बन जाएगा 4 into 5 यानी 20। सो द कॉमन फैक्टर इज 20। लोग बोलते हैं रूट कर रहे हैं तो प्लस माइनस नहीं लगेगा क्या, नहीं, कॉमन फैक्टर का प्लस माइनस क्या होता है, कॉमन फैक्टर इज अ मैग्नीट्यूड, तो उसका कोई प्लस माइनस नहीं है, राइट। तो चलो अगर ये भी हो जाता है कि कॉमन फैक्टर निकल गया हम लोगों का। अभी Q1 का वैल्यू क्या लिया था हम लोगों ने 2x एंड Q2 इज 3x, तो x का वैल्यू बिठा दो ना, तो 2 into 20 मतलब क्या, दिस विल बी 40 ESU and 3 into 20 मतलब क्या 60 ESU. So that is how we can calculate the charges, right? तो ऐसे हम लोगों का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा।
तुम लोग बस क्या करते जाओ, बस नोट करते जाओ, और कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके बताओ मुझे, एंड दैट्स इट। और अगर ये अच्छा लगता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ये तरीका, मैं एक्चुअली ना मैं प्रॉब्लम नहीं सिखा रहा हूँ, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका दिखा रहा हूँ। आगे जाकर तुम लोग खुद से कर सकते हो। और मेरा ये कोशिश रहेगा कि हर दिन का एक वीडियो बनाने का, जैसे कि हम लोग हर दिन अगर 5-5 करके भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, तो विद इन 1 मंथ ऑलमोस्ट हम लोग तो 100-150 तो प्रॉब्लम बना ही लेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको रेगुलराइज करने की कोशिश करूँगा मैं। कभी कभी शायद प्रॉब्लम हो सकता है, उसके लिए पहले से ही बोल देता हूँ, पर कोशिश तो ज़रूर करूँगा। तुम लोग भी क्या करें ना, हर रोज़, ये बहुत छोटा वीडियो रहेगा तो देखने का उतना टाइम तो नहीं खाएगा मेरे ख्याल से, तो करते जाना। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बहुत, क्योंकि मैं इसके साथ ना पैरेलली थोड़ा सा उस टॉपिक के रिलेटेड थ्योरी भी जो है वो भी बता रहा हूँ, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी करा रहा हूँ। तो जो भी है ये तुम लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, तो इसको करते जाना, और अच्छा लगेगा तो थोड़ा सा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय।